चंद लोग आपको प्रोफेशन के अंदर इतने अच्छे लगते हैं कि आप उनको बार बार तंग करते हैं और आप उनको बार बार बुलवाते हैं। हमारी खुशकिस्मती है, आपके सामने सलीम याकूब साहब को भी हमने 2 दफ़ा रिक्वेस्ट की, लेकिन हमने पीछे जो एक फ़ंक्शन किया था सलीम याकूब साहब की भी वहाँ पे हमने बेशुमार तारीफ़ की। और हमारे साथ जो हमारे भाई यहाँ पर बीच में मौजूद हैं, सर उमर लतीफ़, उनके बारे में हमने कहा था प्रॉब्ली पाकिस्तान में से बेस्ट लेक्चर डिलीवर करते हैं किसी नुक्ते के ऊपर भी। और प्रॉबली अगर आपने सिविल की वकालत करनी है तो आपके लिए देखें, सीपीसी पढ़नी शुरू करें तो आप ऑर्डर 7 रूल 11 में या 710 में ही गुम हो सकते हैं, पूरी किताब हो जाती। लेकिन इसको समझना, ओवरव्यू ऊपर के लेवल के ऊपर से देखना, हायर लेवल से देखना, उसके ऊपर मैंने उमर लतीफ़ साहब से बेहतर किसी को लेक्चर डिलीवर करते हुए नहीं देखा। वो नेट के ऊपर भी मौजूद है, ओवरव्यू सीपीसी ऑन फिंगर टिप्स, 1.5 घंटे में पूरी सीपीसी का स्ट्रक्चर आपको समझा देते हैं। मगर वो इतना इम्पॉर्टेंट लेक्चर है और उसको हम इतनी दफ़ा करते हैं कि आपके लिए बीच में बहुत लाजमी है, अगर आपने करें, कि आप एक ओवरव्यू भी रखें, ना कि हर एक शिक के अंदर आप गुम हो जाएं। आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि ये सिस्टम चलता कैसे। उसके लिए हमारी खुशकिस्मती है, हमारे दरमियान दोबारा मौजूद हैं। हम जब हमने रिक्वेस्ट की है, इन्होंने बेशुमार हमें टाइम दिया, बेशुमार मेहनत की और बेशुमार वक्त सर्व किया। तमाम दोस्तों के लिए तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं। सर उमर लतीफ़ साहब के लिए सर वेलकम, प्लीज़ अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज का जो हमारा लेक्चर सीपीसी ऑन फिंगर टिप्स, ये फिंगर टिप सीरीज़ का पहला लेक्चर था। जब मैंने फिंगर टिप सीरीज़ स्टार्ट की तो ये उस सीरीज़ का पहला लेक्चर था कि जिसके बाद लोगों की अप्रिसिएशन देख के फिर फर्दर जो बाकी क्रिमिनल प्रोसीजर और इस तरह के सारे लेक्चर्स आए। अब अगर हम सिविल प्रोसीजर की बात करें, जो हमारा आज का लेक्चर है, इसमें एक चेंज आ चुका है। आप सब लोग जानते होंगे कि लास्ट ईयर इसके अंदर अमेंडमेंट्स आई थी। उस अमेंडमेंट के बाद अब ये जो प्रोसीजर है हमारा, ये डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट हो चुका है। सबसे पहली बात सीपीसी। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि सर सीपीसी और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, अगर हम देखें कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर तो ये सीसीपी होना चाहिए, ये सीपीसी क्यों है? इसको हम सीपीसी क्यों कहते हैं? तो हमेशा अगर आप लोग अपने घरों में जाएं तो देखें तो आप में से किसी का नाम क्या होगा? किसी को प्यार से पप्पू कहते होंगे, किसी को सोनू कहते होंगे, किसी का हर एक अपना नाम है। लेकिन क्या वो नाम आपका किसी डॉक्यूमेंट में लिखा है? किसी डिग्री के ऊपर लिखा हुआ है? किसी भी डिग्री शीट, किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर आपका वो नाम, आईडी कार्ड के ऊपर आपका वो नाम नहीं लिखा होगा। सिर्फ वो नाम कहाँ पर मौजूद है? आपके घर के अंदर। इसी तरह जो ये लफ्ज़ सीपीसी है, ये पूरी सीपीसी में है ही नहीं, ये तो हमने इसका प्यार का नाम रखा है। एक्चुअल इसको इन शॉर्ट कोड कहते हैं और इसका एक्चुअल नेम द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है। ये सीपीसी कहीं पर भी किसी भी सूरत, अगर क्या इसको सीपीसी कहा भी जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता? तो किसी भी लॉ को समझने के लिए ना आप स्टार्ट करें सेक्शन 1 से पहले। इसका सेक्शन 1 या किसी भी लॉ का सेक्शन 1 टाइटल, उसकी कमेंसमेंट और उसके एक्सटेंट के हवाले से होता है। तो अगर आप इसका टाइटल पढ़ें तो वहाँ पर टाइटल लिखा द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, और फर्दर डेफिनेशन क्लास पढ़ें तो वहाँ पर वो कहता है कि कोड का मतलब इस लॉ में क्या है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। और एक और डेफिनेशन जो स्टार्ट में आती है, कोड इंक्लूड रूल्स। बाकी बुक्स आप देख लें, सीआरपीसी देख लें जनाब, उसके अंदर सारे के सारे सेक्शंस हैं, 565 सेक्शंस हैं। पीपीसी देख लें, 511 सेक्शंस हैं उसके अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन देखें, उसमें आर्टिकल्स हैं। हर जो आपका लॉ है उसके अंदर एक ही चीज़ आपको नज़र आएगी। सीपीसी को 2 पोर्शन नज़र आते हैं। पहला पोर्शन सेक्शंस का है, दूसरा पोर्शन ऑर्डर्स का है। ऐसा क्यों है? इसमें फ़र्क क्या है? क्या ये 2 अलग अलग पोर्शन हैं? अगर ये एक हैं तो इसकी लीगल जस्टिफिकेशन क्या है? इसकी लीगल जस्टिफिकेशन एक होने की, सीपीसी डेफिनेशन क्लास में कोड की डेफिनेशन पढ़ें। कोड जिसका मतलब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, इंक्लूड रूल्स, इट मीन्स कि जो रूल्स हैं वो पार्ट ऑफ दिस कोड ही हैं। फ़र्क क्या है दोनों के अंदर?
सिंपली जो सेक्शन पोर्शन है डिफाइंस द बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक प्रोसीजर, और उसका डिटेल्ड प्रोसीजर वो आपके ऑर्डर्स के अंदर है। और हर ऑर्डर के अंदर क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। सेक्शन 26 पढ़ें आप, सादी सी बात लिखी हुई है, एवरी सूट शेल बी इंस्टीट्यूटेड थ्रू प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। अब प्लेंट क्या है, कैसे फाइल की जाएगी, प्लेंट के रूल्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, एसेंशियल्स क्या हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, ये सब कुछ आपको ऑर्डर 6 एंड ऑर्डर 7 के अंदर जाके मिलेगा। तो इस वर्ड को डिफाइन किया ऑर्डर 6 एंड ऑर्डर 7 में। फिर सेक्शन 27 कहता है कि व्हेन द प्लेट इज ड्यूली इंस्टीट्यूटेड, आपने क्या करना है, इसके बाद आपने समन्स इशू करवाने हैं। अब ये समन कौन इशू करवाएगा, समन सर्व किस तरह किया जाएगा, किस पे सर्व किया जाएगा, प्रोसीजर क्या है, अगर कोई इसको रिफ्यूज़ करे तो क्या प्रोसीजर है। ऑर्डर 5 डिफाइन करता है कि इसका प्रोसीजर क्या है। तो सेक्शंस क्या करते हैं, सेक्शंस जो है वो उसके बेसिक प्रिंसिपल्स बयान करते हैं किसी भी प्रोसीजर के, और उसका डिटेल्ड प्रोसीजर आपका ऑर्डर पोर्शन बयान करता है। और उसका एक मेजर जो एक और जो आपने समझने की बात है, जो आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि सीपीसी को इम्प्लीमेंट किसने करना है, कोर्ट्स ने। और हमारे जो कोर्ट्स हैं, प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं, वो किसके मातहत होते हैं, सारे के सारे हाई कोर्ट के। एक्चुअली अदालतों को किस तरह काम करना चाहिए, ये प्रोसीजर कौन डिफाइन कर सकता है, बेहतरीन तरीके से हाई कोर्ट कर सकता है। अब अगर प्रोसीजर हाई कोर्ट ने डिफाइन करना है, अदालतों के इश्यूज हाई कोर्ट को पता है, तो लेजिस्लेचर अगर प्रोसीजर बनाएगा तो डेफिनेटली उसमें मसाइल आएंगे। तो इसमें मेजर आपको पता होना चाहिए कि जो सीपीसी का फर्स्ट सेक्शन पोर्शन है, ये लेजिस्लेचर बनाएगा और वही इसको अमेंड करेगा। अब क्योंकि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो प्रोविंशियल असेंबली इसको क्या करेगी, अमेंड करेगी। इन चीज़ों को समझने के लिए ना मेन चीज़ रीडिंग ही है। आप रीडिंग की आदत अपनाएं। और रीडिंग में सिर्फ ये नहीं है कि सेक्शन पढ़ लिया, उसकी इलस्ट्रेशन छोड़ दी और उसके बाद उसके फुट नोट्स। जब तक आप ये चीज़ें नहीं पढ़ेंगे आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। क्लैरिटी कहाँ से आएगी, जब आपने सेक्शन की अमेंडमेंट पढ़ी और फुट नोट में पढ़ा कि अमेंडेड थ्रू एक्ट नंबर 37 ऑफ फला, तो पता चल गया ये तो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और एक्ट ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली से इसको अमेंड किया गया था। पंजाब अमेंडमेंट एक्ट है तो पंजाब के अंदर अमेंडमेंट आई है, अगर नेशनल असेंबली ने अमेंड किया तो वहाँ पर लिखा होगा। ऑन द अदर साइड जब आप इसके रूल्स पोर्शन में जाकर अमेंडमेंट्स देखेंगे तो फुट नोट से आपको पता चलेगा कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि अमेंडेड थ्रू हाई कोर्ट नोटिफिकेशन नंबर फला डेटेड फला। तो क्या मतलब कि जो सीपीसी का पहला पोर्शन है उसके अंदर अमेंडमेंट करना लेजिस्लेचर की ड्यूटी है, क्योंकि वो लेजिस्लेटिव पार्ट है। और दूसरा इसका जो प्रोसीजरल पार्ट है, जो कि एक्चुअली अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द हाई कोर्ट है, उसमें अमेंडमेंट भी कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा। तो ये अक्सर लोग सवाल करते हैं कि सर ये दो हिस्सों में ये क्या है। कुछ लोग कहते हैं जी पहला सब्सटेंटिव पोर्शन है और दूसरा जो है वो प्रोसीजरल पोर्शन है। पूरा इसका नाम क्या है, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। और जो लॉ जितना भी प्रोसीजरल हो उसमें कुछ ना कुछ सब्सटेंटिव प्रोविजंस होती ही होती हैं। ये सब्सटेंटिव प्रोविजंस कौन सी होती हैं, जो आपको कोई राइट ग्रांट करती है या आपका कोई राइट डिक्लाइन करती हैं, वो सब्सटेंटिव प्रोविजंस होती हैं। वो आपको सीआरपीसी में भी नज़र आ जाएंगी, जहाँ पर सीआरपीसी कहता है कि जनाब इतनी सज़ा दे दो। वो आपको पीपीसी में भी नज़र आ जाएंगी, जहाँ पर पीपीसी पेनल्टी इम्पोज करती है। तो टू सम एक्सटेंट कुछ सब्सटेंटिव प्रोविजन सब में होती हैं, लेकिन एक्चुअली ये कंप्लीट क्या है, कोड, ये एक प्रोसीजरल कोड है जिसके दो हिस्से हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है जनाब आपका, अमेंडेड बाय द लेजिस्लेचर, एंड सेकंड पार्ट आपका अमेंडेड बाय द हाई कोर्ट है। अब जब ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना तो डेफिनेटली आपकी जो सिविल प्रोसीजर है वो हर प्रोविंस के लिए भी चेंज है। पंजाब, केपीके और इस्लामाबाद, इनकी अमेंडमेंट्स ऑलमोस्ट सेम है। 99% जो प्रोसीजर है वो सेम होगा। बट ऑन द अदर साइड अगर आप चले जाए बाकी प्रोविंसेस के अंदर तो वहाँ पर स्टिल वो अमेंडमेंट्स इन्फोर्स नहीं हुई, क्योंकि वो अमेंडमेंट उनकी सूबाई असम्बलीज़ ने करनी है। जब वो करेंगे तो तब सीपीसी ये जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है ये अमेंड होगा, अदरवाइज ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। और वैसे आज का हमारा सिर्फ इसका एक ओवरव्यू ही लेना है, बट एक जो इसमें मेन चीज़ जो एक थिंकिंग पॉइंट है हमारे लिए वो ये है कि ब्रिटिशर्स ने 1858 में पूरा कंट्रोल यहाँ का लिया था, जब भी हम क्राउन के मातहत आ गए थे 1857 की वार के बाद।
और 40 इयर्स में 50 इयर्स में 4 टाइम्स CPC अमेंड हुआ था, ताकि उस वक्त की ज़रूरत को मीट किया जा सके। एंड पाकिस्तान को आज़ाद हुए 75 इयर्स हो गए हैं, हम उसी के थोड़े से जो है वो टांके शांके लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो कोट फट जाए, टांके लगाते रहें लगाते रहें लगाते रहें, जब तक नया नहीं लेंगे तब तक आपके मामलात सीधे नहीं होंगे। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा जो इशू है सिविल इस प्रोसीजर के हवाले से, हाउ टू एक्सपेडाइट द सिविल प्रोसीजर। बहुत सा वर्क होता है इसके ऊपर, लेकिन जितनी बार भी वर्क होता है इसी के अंदर एक आध क्या लगा दिया जाता है, कोई ना कोई नया टांका, कोई नई पैबंद लगाकर फिर इसको उसी हालत में रख दिया जाता है। और वो जो पैबंद लगाई जाती है, अफसोस है कि वो भी पुराने धागे की लगाई जाती है, और उसमें जो टुकड़ा लगाया जाता है वो भी पुराना होता है। लास्ट 2 to 3 इयर्स में हमारे हाई कोर्ट ने और असम्बली ने इसको सेवरल टाइम्स अमेंड किया। एक अजीब खेल स्टार्ट हुआ जिसके अंदर कभी हाई कोर्ट, और उसमें मजीद इशू ये आया क्योंकि दोनों पोर्शन अलग अलग एंटिटीज़ के पास थे। जो अमेंडमेंट्स हुई, लेजिस्लेचर कुछ और कह रहा था और हाई कोर्ट की अमेंडमेंट कुछ और कह रही थी। वहाँ पर दोनों एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर रहे थे। वो सब कुछ करने के बावजूद सिविल प्रोसीजर आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। मुकदमे दादे के बाद बेटा, बेटे के बाद उसकी औलाद, फिर पोता, और उसके बाद पड़पोते तक चले जाते हैं, मुकदमे ख़त्म नहीं होते। तो इसलिए कि हम इसको पैबंद लगाना छोड़ के अगर एक बार इस सिविल प्रोसीजर को अप टू डेट करें, लेकिन 20 साल पुराना अप टू डेट ना करें, आजकल के मौजूदा प्रोसीजर के अकॉर्डिंग करें तो शायद बेहतरी आ जाए। लेटेस्ट अमेंडमेंट के हवाले से हम इसको देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। आज का जो हमारा फिंगर टिप का लेक्चर लिटिल बिट डिफरेंट होगा जो हमारा एग्जिस्टिंग लेक्चर था, क्योंकि उस वक्त तक अमेंडमेंट्स नहीं आई थी। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स, उनका जिक्र नहीं था। अब बेसिकली यहाँ पर सिविल प्रोसीजर के अंदर किसी भी एक मुकदमे के अंदर 3 अदालतें इन्वॉल्व हो गई। एक ही सिविल सूट में कितनी अदालतें इन्वॉल्व होगी? अभी 3। जो फाइल किया जाएगा वो किसी और कोर्ट, किसी और जज के सामने किया जाएगा। मार्क किया जाएगा किसी और जज को जो प्री ट्रायल प्रोसीडिंग कंडक्ट करेगा, और उसके बाद फाइनली डिसाइड इसको कोई और करेगा। आप जब भी फाइल करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोविंस, जैसे अगर हम पंजाब में बात करें तो एवरी सिविल सूट इज फाइल्ड इन द नेम ऑफ सीनियर सिविल जज। बट अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज उस वक्त होते हैं कि जब कुछ मुकदमे देखते हैं कि इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज जब फाइल किए जाते हैं। बलूचिस्तान में तमाम मुकदमे डिस्ट्रिक्ट जज के नाम पर फाइल किए जाते हैं। इसी तरह अगर आप कराची में चले जाएं तो वहाँ पे जो आपका मुकदमा है, अगर 1.5 करोड़ से अबव उसकी वैल्यू है तो डायरेक्टली बिफोर द हाई कोर्ट होगा। तो हाई कोर्ट इन इट्स ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन 1.5 करोड़ से ऊपर का मुकदमा उसका ट्रायल चलाएगा। तो अब पहली चीज़ जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताई वो यही है कि आप जहाँ पर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वहाँ के रूल्स का पता होना चाहिए कि ये डिफर करते हैं फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस, फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट, नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट नहीं करते, प्रोविंस टू प्रोविंस ये ज़रूर डिफर कर रहे होते हैं। तो पंजाब की हम बात करेंगे। मेनली पंजाब में आपके जो मुकदमात हैं इन द कोर्ट इन द नेम ऑफ सीनियर सिविल जज हमेशा फाइल किए जाते हैं। बट सीनियर सिविल जज की ड्यूटी बेसिकली, उस वक्त सीनियर सिविल जज एक एडमिनिस्ट्रेटिव जज ही होता है अपने सिविल कोर्ट का। वो उसको हेयरिंग के लिए अपने पास नहीं रखता, उसके नाम ये चीज़ फाइल की जाती है जस्ट फॉर द सेक ऑफ मार्किंग टू द कॉम्पिटेंट कोर्ट टू द रेलेवेंट जज, कि वो उसको मार्क करे, उसकी निशानदेही करे। वो उसको, अब होता क्या है कि हर सिविल कोर्ट के अंदर डिफरेंट सिविल जजेस होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हर जो जज है उसकी अपनी जुरिस्डिक्शन है। उसकी जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग, उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग कुछ जजेस मार्क किए जाता है कि जी फला मैटर फला जज के पास जाएगा, फला मैटर फला जज के पास जाएगा। तो सीनियर सिविल जज जो मार्किंग जज है उसका काम सिर्फ इतना है कि आप मुकदमा फाइल करें और वो उसको रेलेवेंट जज के पास क्या कर दे, मार्क। पहले ये मार्किंग डायरेक्ट होती थी ट्रायल जज के नाम पे, अब ये मार्किंग होती है एडमिनिस्ट्रेटिव जज के नाम पे। अभी हम इस प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं, बट सिर्फ मैं 3 जो इसके स्टेजेस हैं, 3 जो जजेस हैं उसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट सिर्फ मार्किंग करेगा, सेकेंडली एडमिनिस्ट्रेटिव जज इसकी प्री ट्रायल प्रोसीडिंग कंडक्ट करेगा। अब प्री ट्रायल प्रोसीडिंग में क्या होगा? प्री ट्रायल प्रोसीडिंग में फ्रेमिंग ऑफ इशू तक के सारे मराहिल वो किए जाएंगे, और जब वो इशू फ्रेम करेगा तो एक डेट ऑफ हियरिंग फिक्स करते हुए पार्टीज को डायरेक्ट करेगा कि आप इस डेट पर अपने लिस्ट ऑफ विटनेस के साथ
ये इन फ्रेम्ड इशू पर फला ट्रायल कोर्ट के सामने पेश हो जाए, एविडेंस का रिकॉर्डिंग वहां पे होगा। ऑल्दो जो ये अमेंडमेंट आई थी, अगर इसको इन इट्स ट्रू सेंस भी हम इम्प्लीमेंट करते तो 70 to 80% हम जो अपने सिविल प्रोसीजर के इश्यूज थे उसको एक्सपेडाइट करते। बट बड़ी हैरानी की बात थी जब इसको भी पॉलिटिसाइज किया गया और इसके ऊपर बहुत से ऑब्जेक्शंस रेज किए गए, और कुछ ऑब्जेक्शंस ऐसे थे कि जो प्रोविजन सीपीसी में 1908 से मौजूद थी, उन पर भी जब उसको सिर्फ क्या हुआ कि रिप्रोड्यूस किया गया, तो वहाँ पर भी क्या हो गया, वहाँ पर भी कि ये तो हो सकता ही नहीं। अगर आप सीपीसी पढ़ लेते तो उसमें ये चीज़ें मौजूद थी। सबसे बड़ा इशू क्या क्रिएट किया गया था कि इतनी सारी कापियाँ कौन लगाएगा, ये तो इतना बड़ा सेट बन जाएगा। तो 1908 का प्रोसीजर आप पढ़ लें समन्स के साथ, तो पहले से लिखा हुआ है कि जब भी कभी आप अदालत में प्लेंट फाइल करेंगे तो समन के साथ आपका प्लेंट उसको कंपनी करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑलरेडी आपने वो चीज़ जमा करवानी थी। तो कुछ चीज़ें पहले से मौजूद थी, लेकिन उसको हाईलाइट करके सिर्फ और सिर्फ क्या किया गया, एक इशू बनाया गया। और एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या निकला, हम आज भी वहीं पे फिर वापस आ गए कि जहाँ पे सिविल प्रोसीजर क्या है कि समन जारी करवाने में 6 मंथ लग जाते हैं। जब तक ये चीज़ें, और इसमें मेन जो एक कंसर्न था वकला का वो ये था कि शायद केस जल्दी निपटेंगे तो हमारे केस थोड़े हो जाएंगे, खुदा न खास्ता रोजी रोटी बंद हो जाएगी। अल्लाह के बंदो, अगर केस जल्दी निपटने लग जाएंगे तो हर वो बंदा जो बाहर बैठ के अपना फैसला करता है वो बाहर बैठने की बजाय आपके पास आ जाएगा कि उसको पता है कि 3 से 6 महीने में केस फारग हो जाना, जल्दी जल्दी जाओ और अपना मामला हल करवा के आ जाओ। अब लोग क्यों नहीं आते? कौन 25, 30, 35 साल मुकदमा करे, आपस में कंप्रोमाइज़ करो और मैटर्स को क्या कर दो, सॉर्ट आउट कर दो। जब आप इसको प्रॉपर तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे तो लोग खुद उसको थर्ड पर्सन की तरफ जाने की बजाय आप लोगों की तरफ आएंगे। नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर हमारा सिविल प्रोसीजर क्या हो जाए, एक्सपेडाइट हो जाए। लेकिन फ़र्क और ज़रूरत सिर्फ है समझने की। अब आ जाते हैं जी अपने इस असल लेक्चर की तरफ। नज़र आ रहा है सब लोगों को? जब मैं जूम कर दूँ इसको थोड़ा सा और, असल में जूम करेंगे तो फिर इसमें मैं यूज़ करता हूँ लेकिन काफ़ी अर्से हो गए मैंने छोड़। वो उसमें वो F5 में वो ओवर जूम करता हूँ, फुल स्क्रीन पे, फुल स्क्रीन पे जाए। इसके ऊपर आपको जो चीज़ आपने इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ है इसमें कॉज ऑफ एक्शन। जब तक कॉज ऑफ एक्शन नहीं आएगा तब तक आपका कोई भी सूट फाइल नहीं होगा। सिविल सूट के लिए जो पहली चीज़ है वो क्या है? वो कॉज ऑफ एक्शन, जिसको उर्दू में कहते हैं बिनाए दावा। दावा करने की वजह, जब तक आपके पास दावा करने की वजह नहीं होगी तब तक आप दावा फाइल नहीं कर सकते। ये दावा फाइल करने की वजह कॉज ऑफ एक्शन या बिनाए दावा है क्या? मैं आप लोगों के साथ कोई एग्रीमेंट करता हूँ किसी चीज़ के लेन देन का और आपके साथ ये टाइम डिसाइड करता हूँ कि जो आपका रिमेनिंग अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपीज़ है, मैं आपको 31 दिसंबर को वो अमाउंट पे करूँगा। 31 दिसंबर को आप मुझसे वो अमाउंट क्लेम करते हैं कि जी वो 10 लाख रुपए आप दे दें, तो मैं वहाँ पर आपको वो अमाउंट पे नहीं करता, लिंगर ऑन करता हूँ। आप कोशिश करते हैं कि किस तरह मैं वो आपको अमाउंट पे करूँ और मैं नहीं पे करता, और एक ऐसा वक्त आता है कि जब मैं टोटली डिनाई कर देता हूँ कि नहीं अमाउंट पे करूँगा, जाओ जो करना है कर लो। तो जब मैंने इनकार किया तो अब ये क्या आ गया आपका बिनाए दावा, कॉज ऑफ एक्शन। ये सारा प्रोसीजर समझने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी में देख लें तो जितना ये एक डिटेल्ड प्रोसीजर मैंने आपको बताना वो आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले एक बेहतरीन किस्म की ड्राफ्टेड प्लेंट देख लें आप लोग, और उसके बाद एक जजमेंट, एक प्लेंट और एक जजमेंट।
और अगर इससे भी बेहतर करना है तो एक कंप्लीट सिविल सूट की कॉपी लें आप, A to Z कॉपी, जो आपको किसी वकील के ऑफिस से नहीं मिलेगी, आपको कोर्ट से मिलेगी। किसी भी जिस चैम्बर में आप लोग आगे वर्क कर रहे हैं उसी चैम्बर के थ्रू किसी भी एक सिविल सूट की आप A to Z कॉपी, व्हाट इज मेंट बाय A to Z कॉपी, उन्हें क्या जी इसके अंदर सारे एनेक्सर, सारे ऑर्डर, सारे के सारे जो भी इसमें जजमेंट या जो एप्लीकेशंस मिसलिनियस आई हैं, ईच एंड एवरीथिंग की कॉपी दे दें। 1000 से 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन उससे जो आपको फ़ायदा होगा वो पूरी ज़िंदगी रहेगा। जो बात अभी मैं आपको समझा रहा हूँ वो आप वहाँ पर अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको खुद ब खुद क्लैरिटी आ जाएगी, आपको हर चीज़ की समझ आ जाएगी कि फ़्लो क्या है, मुकदमा चलता कैसे है। तो पहली चीज़ जो किसी भी सिविल सूट के लिए ज़रूरी होती है वो होता है कॉज ऑफ एक्शन। अगर कॉज ऑफ एक्शन नहीं है तो फिर क्या होगा? अगर कॉज ऑफ एक्शन ना हो तो हम आगे चल के पढ़ेंगे ऑर्डर 7 रूल 11, जो कहते हैं जी 7-11 लगा दी है। ऑर्डर 7 रूल 11 सिंपली ये कहता है कि वेयर देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन द प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड। अब लॉ पढ़ते वक्त ना आपने शैल और मे के ऊपर, लास्ट टाइम ये इशू आया था लॉ गेट में तो लोगों ने शोर मचाया कि जी इंग्लिश का पेपर नहीं था। ये शैल और मे ये लॉ की जान है, ये इंग्लिश नहीं है। शैल मीन्स मैंडेटरी है, कोर्ट बाउंड है, और मे मीन डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है, कोर्ट ग्रांट करे या ना करे। और जब मैंने कहा प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड, इफ देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन द प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड, तो कॉज ऑफ एक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी सूट में कॉज ऑफ एक्शन ही ना हो तो प्लेंट रिजेक्ट कर दी जाएगी, मुस्तरद कर दी जाएगी। एंड रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज अ डीम्ड डिक्री अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 2। तो पहली चीज जरूरी किसी भी मुकदमा करने के लिए बिनाए दावा होना, दावा की वजह होना या कॉज ऑफ एक्शन का होना। और कॉज ऑफ एक्शन की डेफिनेशन क्या है कि व्हेन ऑल द फैक्ट्स हैव हैपेंड, शर्त है व्हेन ऑल द फैक्ट्स हैव हैपेंड। उसी सेम एग्जांपल को दोबारा रिपीट करता हूं। मैंने आपको ये कहा था कि 31 दिसंबर 2022 को मैंने आपको 10 लाख रुपए देने हैं। कब देने हैं? 31 दिसंबर 2022 को। अभी मुझे आप लोगों का नाम नहीं पता तो मैं इलस्ट्रेट करने के लिए शाह जी का नाम यूज कर लेता हूं, क्योंकि शाह जी का मुझे नाम थोड़ा थोड़ा याद है। तो मैंने शाह जी को पैसे देने हैं और देने हैं 31 दिसंबर 2022 को। आज क्या है? 8 अक्टूबर है। शाह जी मैं नहीं देता, जो करना है जाओ कर लो। लाइसेंस भी आ गया शाह जी को, फौरन गए जाकर सिविल सूट फाइल किया। क्यों किया जी? कि बंदे ने पैसे देने क्या कर दिया है? इनकार कर दिया। तो उन्होंने कहा जी कॉज ऑफ एक्शन तो हुआ ही नहीं है, आप कहां से आ गए? इसने कहा जनाब वो बंदा इनकार कर रहा है, जाकर पूछे, वो कहता है मैंने देने नहीं, जो करना है कर लो। तो कॉज ऑफ एक्शन की डेफिनेशन बताई कि व्हेन ऑल द फैक्ट्स हैव हैपेंड, और ऑल द फैक्ट्स हैव हैपेंड का मतलब है कि 31 दिसंबर पहले आने दो, तब वो इनकार करेगा, तब आप सूट फाइल करने आना, उससे पहले आप सूट फाइल नहीं कर सकते। तो कॉज ऑफ एक्शन कब अकर होता है? व्हेन ऑल द फैक्ट्स हैव हैपेंड, और उसके बाद वो बंदा क्या करे? आपका वो फंक्शन परफॉर्म करने से इनकार करे, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से इनकार करे, या कोई और ऐसा कॉज बने कि जिसके बाद आप मुकदमा फाइल करने के लिए जाएं। जैसे सूट फॉर डिक्लेरेशन लगाते हैं, नाम की चेंजिंग, कोई XYZ चले गए जी मेरा नाम चेंज कर दें। क्यों चेंज कर दें? बस ये चेंज कर दें, कभी भी चेंज नहीं होगा। कॉज ऑफ एक्शन बनाना है। कॉज ऑफ एक्शन कैसे बनेगा कि जी क्योंकि मैं पासपोर्ट बनवाने गया, मेरा नाम शनाख्ती कार्ड पे और है और सनद पे और है, और जब मैं पासपोर्ट बनवाने गया तो उन्होंने कहा कि नहीं आपका पासपोर्ट नहीं बन सकता। मैंने उनको जब कहा कि जनाब ये बनाया तो उन्होंने इनकार किया, हेंस दिस सूट। तो पहले किसी से क्या करवाना है? आपने इनकार करवाना है। पहले कॉज ऑफ एक्शन लाएंगे तो मुकदमा फाइल होगा, विदाउट कॉज ऑफ एक्शन आप मुकदमा फाइल नहीं कर सकते। जिस तरह हमने वहां पे पढ़ा था कि कोई ना कोई जुर्म होगा तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? आपके पास कॉज ऑफ एक्शन होगा। कॉज ऑफ एक्शन होगा तो आप अदालत जाएंगे, और कॉज ऑफ एक्शन नहीं होगा तो आप अदालत नहीं जाएंगे। क्रिमिनल में जाने के 2 दरवाजे थे, कंप्लेंट का रास्ता और FIR का रास्ता। इधर एक ही दरवाजा है, और वो कौन सा है? आपका प्लेंट, आपका सूट, इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो जब भी हम बात करेंगे सिविल सूट की, तो सिविल सूट में आपने क्या करना है? कॉज ऑफ एक्शन आपके पास आया, कॉज ऑफ एक्शन के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप लेना है, और वो नेक्स्ट स्टेप है आपका फाइलिंग ऑफ द प्लेंट। फाइलिंग ऑफ द प्लेंट। अब आपने प्लेंट फाइल करनी है। अब यहां पर 1-2 छोटी छोटी बातें जो हद से ज्यादा जरूरी भी है और फ्रेश और न्यू लायर्स होने के हवाले से आपको पता भी होनी चाहिए। प्लेंट फाइल करने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप जाएंगे और अदालत आपको स्टे दे देगी। अगर आपको स्टे चाहिए, अगर आपको कोई और इंटरम रिलीफ चाहिए,
तो उसके लिए आपको अलॉन्ग विद प्लेंट एक अलग से एप्लीकेशन साथ अनेक्स करनी पड़ेगी, जिसमें आप अपना वो इंटरम रिलीफ क्लेम करेंगे। प्लेंट फाइल करने का हरगिज मतलब नहीं है कि आप जाएंगे और अदालत आपको स्टे, क्योंकि मैं ये इस चीज़ पे जोर इसलिए दे रहा हूँ कि यहीं से आपकी अर्निंग स्टार्ट होनी है, यहीं से आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट होनी है, यहीं से आपके मामला स्टार्ट होने हैं, यहीं से सारी चीज़ें स्टार्ट होनी है। सूट फाइल करने का कोई दे ना दे, स्टे लेने का कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाता है। और स्टे ऐसी चीज़ है जो तकरीबन मिल जाती है, इस तरह भी मिल जाती है और इस तरह भी मिल जाती है। पहला इंटरम स्टे मिल ही जाता है, तो इसके लिए आपको डरने शरने की ज़रूरत नहीं कि पता नहीं स्टे मिलेगा या स्टे नहीं मिलेगा। तो ये स्टे ही तो वो चीज़ है कि जब आप लाइसेंस लेते हैं और लाइसेंस लेने के बाद सबसे पहले घर में अपने ख़ानदान वालों को इकट्ठा करके कमरे में अपनी अम्मा या अब्बा जी के साथ खड़े होकर कहते हैं हूँ किसी तरह रोला पे तो मैं स्टे ले लेना है, यही चीज़ तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस में लेकर आती है। तो ये लेते कैसे हैं, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, इसका तरीकाकार क्या है। कॉज ऑफ एक्शन हो गया, कॉज ऑफ एक्शन होने के बाद आपने प्लेंट फाइल कर दी। अब आई थिंक आप प्लेंट का पढ़ चुके होंगे मेरे ख्याल में अब तक, तो उसके बारे में उस तरफ हमें जाने की जरूरत नहीं कि उसका कंटेंट क्या है। इन शॉर्ट में बता दो, जब भी आप प्लेंट फाइल करेंगे अदालत के नाम पर फाइल करेंगे, उसके सबसे टॉप पर होगा इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज, अगर आप पंजाब में बैठे हैं। उसके बाद नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज होगा, उसके बाद उसका टाइटल होगा, फिर फैक्ट्स होंगे, फैक्ट्स के बाद कॉज ऑफ एक्शन, फैक्ट्स के बाद क्या है कॉज ऑफ एक्शन, क्योंकि इसका होना जरूरी है। कॉज ऑफ एक्शन के बाद जुरिस्डिक्शन, अगर अदालत की जुरिस्डिक्शन नहीं, अदालत आपका मुकदमा नहीं सुन सकती, आपने उसको क्या बताना है, जुरिस्डिक्शन का बताना है। कॉज ऑफ एक्शन एंड, अच्छा वो अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि सर आप थोड़ा सा तेज़ बोल रहे होते हैं और हमारे सर से या तो ऊपर से गुजर जाता है या हम वो कैच नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास टाइम है सिर्फ 1 आवर के, जिसमें से 15 मिनट पहले ज़ाया हुए और 15 मिनट वैसे गुजर गए, तो हमने 30 मिनट्स में इसको पूरा करना है। तो इसका तरीकाकार ये है, जब ये यूट्यूब वगैरह पे आप प्ले करें, आप स्पीड को 0.75% पे कर लें तो ये बिल्कुल सुकून से चलेगा, जैसे कि एक रूटीन में हम बोलते हैं। और अगर आप उससे भी इसको थोड़े से ज़्यादा आराम वाले मोड में सुनना चाहें तो 0.5 पे कर लें तो फिर अच्छा। और अगर आप रात को ये लगाकर सोना चाहें तो 0.25 इस तरह करके आप, वो आपके मोड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह करके प्ले करते हैं, तो वो आप उसको प्ले करेंगे तो ये जो इशू है वो हो जाएगा। तो वैसे कोशिश करें आप कैच करें ताकि आप, और ये लिखना कुछ नहीं हो, काइंडली कंप्लीट करने पर सारी बातें कर लेते हैं, ठीक है। लिखे नहीं, लिखे इसलिए नहीं क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब लिखते हैं ना तो दिमाग बंद हो जाता है, कलम चलता है दिमाग बंद होता है। ये चीज़ें मैं यहाँ से नहीं देख रहा, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाद में आपको जो है ना बताने के लिए देख लूँगा, क्योंकि जब आप कलम चलाएंगे तो दिमाग बंद होगा। थोड़ा सा तवज्जो के साथ सुने, ये चीज़ें ज़िंदगी में इस्तेमाल करने वाली हैं और ये हमने यहाँ पे रखनी है, कागज़ों पर नहीं रखनी हमने। तो क्या हुआ जी, प्लेंट आ गई। प्लेंट के अंदर सबसे पहले क्या हो गया, मैंने आपको बताया कि नेम ऑफ द कोर्ट हो गया, उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज में प्लेंटिफ और डिफेंडेड का नाम, टाइटल ऑफ द सूट, फैक्ट्स, कॉज ऑफ एक्शन और फिर जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन के बाद सूट वैल्यूएशन। सूट वैल्यूएशन, अभी इसका भी मैं आपको मजे का तरीकाकार बताऊंगा कि यहीं से तो आपका काम चलेगा, वो कैसे चलेगा मैं भी बता देता हूँ। अब जब बात करते हैं सूट वैल्यूएशन, सूट वैल्यूएशन की बात अगर हम करें तो सूट वैल्यूएशन में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। सूट वैल्यूएशन आपको पता होना चाहिए कि 50,000 मैक्सिमम इसकी वैसे होती है कोर्ट फी, अप टू 25,000 कोई भी कोर्ट फीस पे नहीं की जाती। अप टू 25,000 रुपीज़ अगर आप कोई भी सिविल सूट फाइल करता है जिसमें रिलीफ 25,000 रुपये तक है तो उसके ऊपर कोई भी कोर्ट फीस पे नहीं होती। और इस कोर्ट फी के कंसेप्ट को समझने के लिए सिर्फ एक सेक्शन और उसकी कमेंट्री आप 1 से 2 दिन में पढ़ें, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। सेक्शन 7 कोर्ट फी एक्ट, सेक्शन 7 कोर्ट फी एक्ट ये सारी तफसील बताता है। और जब वो डेक्लेरेटरी सूट्स के बारे में बताता है तो बताता है कि डेक्लेरेटरी सूट्स उसकी जो रिलीफ है, जो उसका आपने कोर्ट फी के लिए उसकी वैल्यूएशन है वो खुद डिफाइन करनी है। अब जाकर अगर आज के बाद आप कोई भी डेक्लेरेटरी सूट फाइल करेंगे या पढ़ेंगे, किसी फाइल को देखेंगे, जब आप वहां पर सूट वैल्यूएशन में देखेंगे दैट द वैल्यू ऑफ द सूट फॉर द पर्पज ऑफ कोर्ट फी इज फिक्स्ड एज 10,000, 2,000, 1,000, 25,000। ये क्यों लिखा हुआ है? इसलिए लिखा हुआ है कि 25,000 से नीचे आपकी कोर्ट फीस नहीं होती एज पर सेक्शन 7। और किन सूट्स के ऊपर? जिधर आपको कहा गया, जिधर इख्तियार किसको दिया गया? प्लेंटिफ को। और प्लेंटिफ का इख्तियार कहाँ पे है? डेक्लेरेटरी सूट्स के अंदर किसका इख्तियार है? प्लेंटिफ का, कि वो अपने उस सूट को वैल्यूएट खुद करेगा कि इसके ऊपर कितनी कोर्ट फी। तो लिहाजा जितने भी ये नाम चेंज करने के मुकदमे को शुरू में यही हमारे पास आते हैं, नाम चेंज करने के, डेट ऑफ बर्थ के हवाले से, इस किस्म के जो भी डेक्लेरेटरी सूट्स हम फाइल करते हैं, किसी भी डेक्लेरेटरी सूट के अंदर कोर्ट फीस हम नहीं लगाते, उसको लेस देन 25,000 रुपीज़ पे करके रोक देते हैं। 25,000 से जब हम ऊपर चलते हैं तो फिर 7.5% के हिसाब से एड वैलोरम इसको कहते हैं। एड वैलोरम अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द सूट।
7.5% के हिसाब से चलती है तो लाख पे कितनी बन जाती है? 7,500 रुपये। और 2 लाख पे कितनी बन जाती है? 15,000 रुपये बन जाती है, और फिर मेच्योर हो जाती है। अभी तक शुक्र है कि इसके ऊपर नजर नहीं पड़ी, नहीं तो ये भी मेच्योर ना हो कभी। अब मेच्योर होने का मतलब है कि 15,000 रुपये कोर्ट फी रुक जाती है, उसके बाद मुकदमे की वैल्यू 2 करोड़ 2 अरब 2 खरब होगी, कोर्ट फीस कितनी लगेगी? 15,000। तो 2 लाख से ऊपर जो भी मुकदमा होगा उसकी वैल्यूएशन क्या होगी? वैल्यूएशन उसकी 15,000 रुपये होगी। और ये 15,000 रुपये क्या हम जाकर जैसे आपको कहेंगे एलो जज साहब 15,000 रुपये फाड़ लो? हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। जितने भी आप क्या सिविल प्रोसीजर में कुछ चीज़ें अभी से ध्यान में बिठा लें। स्टैंप का लफ्ज़ हमने हमेशा सुना है, सील का लफ्ज़ हमेशा सुना है। स्टैंप का लफ्ज़ हमने क्या सुना है? स्टैंप मोहर लगाना। और सील का मतलब किसी भी चीज़ को पैक करना। हरगिज़ नहीं। आज के बाद जब आपने सीबीसी पढ़नी है तो आपने स्टैंप का मतलब समझना है कि स्टैंप पेपर के लिए लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। स्टैंप जब भी मैं कहूँगा दैट द सूट इज़ नॉट प्रॉपरली स्टैम्प्ड, तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर जो आपने वैल्यू का स्टैम्प पेपर लगाना था, क्योंकि इसमें जितनी भी फीस आपने पे करनी है कोर्ट फी, वो स्टाम्प पेपर की सूरत में करनी है। और जब कहा गया कि सूट इज़ नॉट प्रॉपरली स्टैम्प्ड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें प्रॉपर कोर्ट फीस पे नहीं की गई, क्योंकि कोर्ट फी पे की जानी थी स्टैम्प पेपर के जरिए से। और नॉट प्रॉपरली स्टैम्प्ड का मतलब है कि यहाँ पर प्रॉपर वैल्यू का स्टैम्प पेपर नहीं लगाया गया। और सील का मतलब होगा मोहर। जहाँ पर भी लफ्ज़ सील आएगा उसका मतलब क्या होगा? मोहर। और जहाँ पर भी स्टैम्प का आएगा उसका मतलब क्या होगा कि इसके ऊपर प्रॉपर वैल्यू का स्टाम्प पेपर नहीं लगाया गया। तो जब भी आपने ये फ़ी पे करनी है किसके ज़रिए से करनी है? स्टाम्प पेपर के ज़रिए से करनी है। अब होता क्या, शुरू में जब केस आते हैं तो क्लाइंट कुछ और दे ना दे, कोर्ट फीस ज़रूर दे जाता है, क्योंकि उसके बगैर मुकदमा फाइल होना ही कोई नहीं है। अब मिली ही सिर्फ कोर्ट फी है, और बेगम ने फ़ोन भी कर दिया तो बगैर कपड़े दे आया, तेरी खैर कोई नहीं घर ना में उत्थे जा जिथे सारा दिन गुजार के आना। अब बंदा क्या करे जनाब, परेशान है। तो उसका हल क्या है? वैसे ये इट्स नॉट गुड प्रैक्टिस, बट कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि हमें पता है कि जनाब जो स्टार्ट आप करते हैं तो स्टार्ट में ऐसे मसाइल आ ही जाते हैं। तो जो अगर कोई ऐसा मसला आ जाए तो उसका हल क्या है? उसका पहले तो हल था पॉपर सूट का, जो ख़त्म हो गया, पंजाब में ओमिटेड है, अब ख़त्म है। तो उसमें आसान तरीका ये है कि जब आप वैल्यूएशन क्लास लिखें तो लिखें दैट द कोर्ट फी विल बी अफिक्स्ड एज पर ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट। हमने इनकार को नहीं क्या देंगे, कोर्ट क्या करेगा? उसका ऑर्डर करेगा तो देंगे। तो उम्मीद है कि अक्सर मुकदमा चलते चलते वो एंड तक वो आंखों से ओझल रहता है, और डिग्री में जाकर देनी पड़ेगी। कहाँ पे जाकर देनी पड़ेगी? डिग्री के ऊपर जाकर डिग्री शीट के अंदर आप देखेंगे तो वहाँ पर कॉस्ट डाली होगी कि जी प्लेंटिफ करेगा या डिफेंडेंट पे करेगा या कोर्ट फीस पे करेगा, तो वहाँ पर चली गई। अगर नज़र में आ गई अब तो मामला ख़राब हो गया। अब क्या करना है? अब आपने 148, 149 इन्हेंसमेंट ऑफ टाइम कि जनाब ये मसला आ गया, सैलाब आ गया, तूफ़ान आ गया, बारिश आ गई, ये हो गया, वो हो गया, और कोर्ट फ़ी जो है वो उसके लिए मुझे क्या किया जाए? टाइम एक्सटेंड किया जाए। तो टाइम क्या हो जाएगा? एक्सटेंड हो जाएगा। साथ ही जज साहब के साथ आपने जाके कहना हुजूर क्लाइंट से ली थी बेगम ने कपड़े, आप भी शादीशुदा बेगम वाले हैं, पता फरमाइशी आ जाए तो क्या होता है, तो हुजूर कभी भी ऐसी छोटी छोटी बातों पे आपके साथ कोई ऐसा मामला नहीं करेंगे। तो बात वही है कि आपने रिलीफ लेना किस तरीके से है, तो लाइटर मोड में लेकर तो आसानी से मिल जाएगा। ये रिलीफ जो जहाँ पे होती है ना डिस्क्रिशन में ये नहीं होता कि जज साहब ये करें, ये होता है शेल वाली जगह पे कि जज साहब ये करें, और जहाँ पे होता है मे तो वहाँ पे करें कि हुजूर आपकी मेहरबानी। तो किसी से मेहरबानी करवानी हो तो वो इस तरह ही होती है, वैसे नहीं होती। तो आपको ये पता चलेगा जितना वहाँ पे क्या 148, 149 की एप्लीकेशन हम दे सकते हैं फॉर द इन्हेंसमेंट ऑफ टाइम इन द पेमेंट ऑफ कोर्ट फी। ये वो चीज़ें हैं जब सूट फाइल करते साथ हमने साथ लगानी होती है। इसका फ़ायदा हमें क्या मिल जाता है? अक्सर हम अपील वगैरह लगाते हैं और हमें ये होता है कि पता नहीं इनिशियल स्टेज पर ये कुछ ऐसा होना चाहिए, कोई और ऐसा मैटर हो जाए, तो वहाँ पर आप 148, 149 की एक एप्लीकेशन को क्या कर दें, वहाँ पर आप इनेक्स कर दें। ये ना सिर्फ इन्हेंसमेंट ऑफ टाइम इन द केस ऑफ कोर्ट फी है, बल्कि इन्हेंसमेंट ऑफ टाइम है किसी भी मैटर के अंदर। जब आप सिविल प्रोसीजर के अंदर, जैसे हमने पढ़ा कि रिटर्न स्टेटमेंट का टाइम कितना है? 30 डेज़ का। 30 डेज़ में आप उसको नहीं फाइल करते तो अब क्या करना है? अब उसके लिए हमने 148, 149 की दरख्वास्त दे देनी है कि जनाब ये प्रोसीजर इतने टाइम पे करना था, इस वजह से नहीं कर सका, टाइम को क्या किया जाए? एक्सटेंड किया जाए। तो सिविल प्रोसीजर में जब भी एक्सटेंशन ऑफ टाइम चाहिए 148, 149 3 पैराग्राफ की एप्लीकेशन है टोटल, एक पेज से ऊपर ये एप्लीकेशन नहीं होती। ऑन द वेरी फर्स्ट डे जब आप प्लेंट फाइल करते हैं, अगर उसके साथ भी आप लगाना चाहें तो ऑन द वेरी फर्स्ट डे आप उस प्लेंट के साथ भी ये चीज़ क्या कर सकते हैं? ये चीज़ लगा सकते हैं। अब हम चल रहे प्लेंट में वापस आ जाते हैं।
प्लेट पे क्या चीज़ आ गई जनाब, प्लेट पे हमारा कॉज ऑफ एक्शन भी हो गया और सूट वैल्यूएशन का भी हमें पता चल गया, प्रेयर क्लास भी आ गई। एक चीज़ मैंने प्लेट के अंदर छोड़ी जो आपको वापस दोबारा डिफाइन कर दूं और बहुत से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट्स जुरिस्डिक्शन। क्या है ये? जुरिस्डिक्शन। और जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि ये मुकदमा किसी जगह पर फाइल हो सकता है या नहीं हो सकता, तब तक आप केस कैसे लेंगे? केस लाहौर में फाइल हो ही नहीं सकता, तो आप क्या वो केस लाहौर में फाइल करने के लिए ले लेंगे? और अगर किसी वकील को यही नहीं पता कि ये केस, इसकी जुरिस्डिक्शन कहाँ पे बनती है, तो फिर उसको केस कौन देगा? अब जुरिस्डिक्शन बनती है कि कानून बताता है, और जुरिस्डिक्शन कैसे बनाई जाती है ये प्रैक्टिस सिखाती है। हम कानून पढ़ेंगे, हम प्रैक्टिस की बात आज नहीं करेंगे। कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि जुरिस्डिक्शन डिपेंड करती है कि आपकी प्रॉपर्टी मूवेबल है या इमूवेबल। अगर प्रॉपर्टी इमूवेबल है तो उस सूरत में वेयर द प्रॉपर्टी सिचुएटेड, मैं इस वक्त कहां पे बैठा हूं? लाहौर के अंदर। परमानेंट खानेवाल से मेरी रिहाइश है, शाहजी के साथ एग्रीमेंट हो गया मियां चन्नू के अंदर, और जो जमीन ली है वो फैसलाबाद है। 4 शहर इन्वॉल्व हो गए। क्वेश्चन है कि मुकदमा कहां पे फाइल किया जाएगा? प्रॉपर्टी या इमूवेबल, वेयर द प्रॉपर्टी सिचुएटेड। बाकी और कोई बात इसमें नहीं है, बट कानून में घिसा पीटा फिक्र जरूर चलता है। वेयर देयर इज अ जनरल रूल देयर इज एन एक्सेप्शन। तो एक्चुअल इमूवेबल प्रॉपर्टी का रूल क्या कहता है? सेक्शन 16 सीपीसी ये कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का मुकदमा जनरली वहां इंस्टीट्यूट किया जाएगा वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। और अगर ऐसा हो कि प्रॉपर्टी 2 मुख्तलिफ शहरों में हो, वेयर एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, वेयर एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, तो मुकदमा दोनों जगह पे, दोनों शहरों में से किसी भी एक शहर में हो सकता है। एक प्रॉपर्टी है, उसको कुछ हिस्सा कसूर में है और कुछ हिस्सा कहां पे है? लाहौर में है। मुकदमा कहां पे फाइल होगा? वेयर एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। कसूर में भी हो सकता है, कहां पर हो सकता है? लाहौर में भी हो सकता है। इसमें फिर फर्दर अगर हम इसको पुश करके इसकी जुरिस्डिक्शन बनाए तो वेयर पर्सनल ओबीडियंस ऑफ द डिफेंडेंट इज पॉसिबल। अब अगर मैं लाहौर में इस्टेब्लिश्ड हूं तो मेरे से पर्सनल ओबीडियंस करवाना कहां पॉसिबल है? लाहौर में। तो ऑल दो द प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन फैसलाबाद, बट जो पर्सनल ओबीडियंस ऑफ द डिफेंडेंट है वो पॉसिबल कहां पे है? लाहौर में। तो मुकदमा कहां फाइल हो सकता है? लाहौर में भी हो सकता है। अब ये बातें मुझसे 100 बार पूछ लें, जब तक सेक्शन 16 नहीं पढ़ेंगे समझ नहीं आएगी। सेक्शन 16 भी थोड़ा सा ऊपर से गुजरेगा। ये सारा जो आपका कानून है ये इलामा इकबाल की शायरी है। पहली बार पढ़ेंगे तो फारसी लगेगा, दूसरी बार पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा उर्दू लगेगा, तीसरी चौथी पांचवी बार पे जाके पता चलेगा कि उर्दू ही है, और फिर 10-12 बार पढ़ने के बाद उसका मतलब समझ आएगा कि वो इश्क मशूकी ये वाली नहीं, वो कोई और इश्क मशूकी है। तो लॉ भी ऐसा ही है, पहली बार पढ़ेंगे तो सिर्फ LLB वाले लेवल का, दूसरी तीसरी चौथी बार, और फिर इसको मजीद समझने के लिए क्या है, इसको मजीद समझने के लिए आप केस लॉ जब तक नहीं पढ़ेंगे, कमेंट्री नहीं पढ़ेंगे, आप इसको नहीं समझ सकेंगे। तो मुकदमा कहाँ फाइल होगा जब तक आपको पता नहीं होगा। आप प्रैक्टिस कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सेक्शन 16 पढ़ेंगे, उसकी कमेंट्री पढ़ेंगे, तो वहां से आपको पता चलेगा कि किस तरह करके प्रैक्टिकली अगर कोई ऐसे इश्यूज आए तो उनको कोर्ट के ऑर्डर से कैसे रिजॉल्व किया गया, ये आपको सेक्शन 16 की कमेंट्री बता देगी। अब ये चीज़ क्लियर होगी कि मुकदमा कहाँ पर फाइल किया जाएगा? वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, इफ द प्रॉपर्टी इज इमूवेबल एंड इफ द प्रॉपर्टी इज मूवेबल। मूवेबल क्या होता है? आपके सारे मैटर्स भी इसमें आ जाएंगे, ये गाड़ी वगैरह XYZ, मोबाइल शोबाइल, खरीदो फरोख्त, कॉन्ट्रैक्ट्स, पर्सनल मामला, तमाम ऐसी चीज़ें आपकी मूवेबल में। और ऑल अदर केसेस कहाँ फाइल किए जाते हैं? वेयर द कॉज ऑफ एक्शन अक्रूड, वेयर द कॉज ऑफ एक्शन अक्रूड। कहाँ पे अक्रूड होता है? जहाँ पे आपका एग्रीमेंट होता है, जहाँ पे आपके मामलात ख़राब होते हैं, जहाँ पे आपका कन्फ्लिक्ट आता है, जहाँ पे आपका डिस्प्यूट आता है, वहाँ पे आपका क्या होता है? कॉज ऑफ एक्शन अक्रूड हो जाता है। वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स परमानेंटली, मैं परमानेंटली खानेवाल में रहता हूँ, किसी ने मेरे खिलाफ मुकदमा करना तो कहाँ पे कर सकता है? खानेवाल में। वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स फॉर गेन, फॉर गेन में कहाँ पे हूँ? लाहौर में। तो मुकदमा कहाँ पर किया जा सकता है? लाहौर में। वेयर द कॉज ऑफ एक्शन अक्रूड, हमने एग्रीमेंट कहाँ पे किया था? मियां जन्नू में किया था, तो मुकदमा कहाँ पे हो सकता है? मियां जन्नू में भी हो सकता है। तो ये कहाँ पे? सेक्शन 18 सेक्शन 19 हमें ये बताता है कि मुकदमा कहाँ कहाँ हो सकता है। मूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ पे? वेयर कॉज ऑफ एक्शन अक्रूड, वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स परमानेंटली आर फॉर गेन। तो पहले ये पता हो कि ये मुकदमा कहाँ पर फाइल हो सकता है, फिर आगे चल के हम उस मुकदमे को फाइल करेंगे। तो प्लेस ऑफ सुइंग भी हमें पता चल गया, फिर इसके बाद हमें जुरिस्डिक्शन पता होना चाहिए। लेकिन जुरिस्डिक्शन इतनी ज़्यादा मैटर इस वजह से नहीं करती क्योंकि हम मुकदमा हमेशा फाइल करते हैं इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज, और जो आपके सीनियर सिविल जज होते हैं वो हमेशा अनलिमिटेड पिक्यूनियर जुरिस्डिक्शन के हवाले से होते हैं। तो फिर उसके अदालत में मामला चला गया कि आपने इसको रेफर करना है, आपने मार्क करना है, तो कॉम्पिटेंट जज को मार्क करना क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है। लिहाजा अब हमारे सर से ये मुसीबत उतरी कि हमने पिक्यूनियर जुरिस्डिक्शन डिटरमिन करनी है कि नहीं करनी। हमने उसको दे दिया कि जिसकी अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन है
वो रेलेवेंट जज को मार्क कर देगा, हमारी जिम्मेदारी क्या हो गई है, खत्म हो गई है। तो लेकिन सबसे पहले आपको पता हो कि जुरिस्डिक्शन क्या है। जुरिस्डिक्शन से पता चलेगा मुकदमा फाइल कहाँ होना है, और कॉज ऑफ एक्शन है तो पता चलेगा कि मुकदमा हो सकता भी है या नहीं। तो ये चीज़ें हमारे पास आ गई, तो हमने क्या फाइल कर ली, प्लेंट फाइल कर ली। प्लेंट में क्या चीज़ें लिख दी, सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी कि सबसे पहले नेम ऑफ द कोर्ट है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिविल सूट में जो चीज़ प्रैक्टिस आपको सिखाएगी वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टी। अगर ये गलत है, और मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, क्योंकि नॉर्मली हम लोग यहाँ पे हाई कोर्ट में बैठे हैं, यहाँ पे हम अपीलेट कोर्ट की प्रैक्टिस करते हैं, हाई कोर्ट की प्रैक्टिस करते हैं, और अफसोस होता है जब मुकदमे देखते हैं कि किस तरह हमारे जो साइड एरियाज़ के वकला हैं वो मुकदमों का बेड़ा गर्क करके भेजते हैं। लास्ट लेक्चर में एक चीज़ मैंने आपको क्लियर बताई थी, जो क्रिमिनल है वो ज़ुबान पे चलता है, जो डिबेटर है, जो ऑरेटर है, जो ज़ुबान के तेज़ है, वो क्रिमिनल प्रैक्टिस की तरफ चले जाए। एक्सटेम्परी प्रैक्टिस है जहाँ पर आपने जो भी चीज़ है वहीं पर ऑन द स्पॉट बोलना है, और या आपका बंदा अंदर या आपका बंदा बाहर, किस्सा वहीं पे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सिविल में कागजात बोलते हैं, और ये कागजात जो बोलते हैं वो इस तरह बोलते हैं कि अगर एक बार ख़राब हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट तक वापस सीधे नहीं होते। तो जो दावा फाइल आपने करना है, अगर यहाँ पे आपने क्या किया, जो हमारी प्रैक्टिस है, क्या है प्रैक्टिस, स्टेनो से करा लो, लिखी लिखाई बातें, होगा क्या एट द एंड ऑफ द डे, सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा ले जाएंगे, मुकदमा सीधा नहीं हो सकेगा, क्योंकि हमने सोच लिया है कि ये तो मुंशी का काम है, ये तो स्टेनो का काम है। जिसने ये सोच लिया वो 10 साल फिर डिले लगा के तो इलेक्शन लड़ता रह जाए। जिसने प्रैक्टिस करनी है, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करनी है, वो यहाँ से स्टार्ट करे। मुंशी कभी भी आपको फाइलिंग नहीं करने देगा आपके किसी भी चैम्बर के अंदर। क्यों नहीं करने देगा, तो शुरू में 10 पैसे फाइलिंग से ही तो मिलने हैं। 2000 रुपये आपको मिलना है अटेस्टेशन का, 5000 आपको मिलना है फाइल करवाने का। वो अगर आपकी जेब में आने लग जाए तो आपको तो समझ आने लग जाएगी, इसलिए फाइलिंग आपसे कोई नहीं करवाता। वो आपको कहता है जाके उधर जाओ और उधर जाओ, डेट लो, क्योंकि डेट पर किसी ने पैसे नहीं देने। नकल आर्डर की निकलवाएंगे तो खुशी में स्टे में कोई ना कोई 500-1000 रुपये दे जाएगा। जब कोई चीज़ फाइल करेंगे तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। वो कभी भी आपको ये नहीं करने कि ये तो मुंशी का काम है। तो यहाँ से स्टार्ट करें ताकि आप अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल भी कर सकें। तो जब तक ये चीज़ें फाइलिंग की नहीं सीखेंगे, फाइल बनाना नहीं सीखेंगे, अब नई प्रैक्टिस स्टार्ट करनी, आप अलग चैम्बर बनाना चाहते हैं, सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, मुंशी चाहिए। क्यों, क्योंकि सारे काम कौन करेगा, फाइलिंग तो वही करना है। तो आप सारी ज़िंदगी इसी की चीज़ के ऊपर सोचते हैं, चैम्बर नहीं खोल सकते। और जब आप फाइलिंग करना जान गए, ड्राफ्टिंग करना जान गए, मुकदमा बनाना जान गए, पीछे की रह गया। अब आप अपना काम खुद से शुरू कर सकते। तो फाइल करना सीखें, फाइल बनाना सीखें। फाइल बनाने के लिए क्या है जनाब, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ गई, ये हमारे एसेंशियल्स आ गए, हमने फुलफिल कर लिए, और अब हमारी प्लेंट तैयार हो गई। इसका अगर आपने सुनो तो एक लेक्चर मौजूद है कि सिविल की फ़ाइल कैसे तैयार करें। उसमें पूरे फॉर्म्स मैंने दिखाए हुए हैं कि दावा दीवानी सेट किस तरह लगाना है, उसको फिल कैसे करना है, इसके अंदर तलबाना कैसे फिक्स करना है, वो पूरी चीज़ें उसमें मौजूद है। क्योंकि काफ़ी डिटेल्ड है तो अभी इसका टाइम नहीं है। फाइल आपने बना ली, अब आपको स्टे चाहिए। क्या स्टे हर केस में चाहिए? स्टे हर उस केस में चाहिए जहाँ पर 3 बातें आप कहते हैं कि जी इर्रिपेयरेबल लॉस, प्रिमा फेशी केस और बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। और अगर आप स्टे ऑर्डर की दरखास्त कभी ज़िंदगी में पढ़ें तो उसमें टोटल 5 पैराग्राफ होते हैं। पहला सरकारी पैराग्राफ, और वो सरकारी क्या होता है, दैट द कंटेंट्स ऑफ द प्लेंट, वो इसी का हिस्सा समझे जाएंगे। आपने उसको जोड़ दिया, दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं किया। अगली 3 बातें यही हैं कि मेरा केस कौन सा है, प्रिमा फेशी केस है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस है जनाब मेरे फेवर में, और इर्रिपेयरेबल मुझे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ये बातें हमने कर ली, और साथ आगे प्रेयर में कहा कि जनाब मुझे स्टे ग्रांट कर दो। अब स्टे ऑर्डर 39 का रूल 1 और 2 की जो एप्लीकेशन आपने साथ लगाई है दावे के, अब इसमें एक इशू है, और वो इशू ये है कि टेम्परेरी इंजंक्शन कोर्ट आपको ग्रांट करेगा आफ्टर हियरिंग बोथ ऑफ द पार्टीज। अब दूसरी पार्टी को जब पता चला आपने मुकदमा फाइल कर दिया है, तो इससे पहले कि वो आकर स्टे को कंटेस्ट करे, वो अपनी चीज़ को डिस्पोज ऑफ कर दे, अब आप क्या करेंगे? तो फिर ये सारे मैटर्स क्या हैं? तो फिर सारे मैटर्स ये हैं कि प्लेंट के साथ ऑर्डर 39 रूल 1-2 की दरखास्त लगाकर हमने इंटरम स्टे लेना वहां से। और इंटरम स्टे का रूल ये कहता है कि विदाउट हियरिंग द अदर पार्टी, कोर्ट आपको फॉर अ पीरियड ऑफ 14 to 15 डेज, एक शॉर्टर पीरियड के लिए आपको इंटरम स्टे ग्रांट कर सकती है। अब यहाँ पे फिर रुके, जो मैं आपको मेन चीज बताना चाह रहा था वो था पार्टीज का नहीं। प्लेंटिफ तो आप हैं ही हैं, डिफेंडेंट सबसे अहम चीज, डिफेंडेंट में किसको रखा जाए? जिस शख्स से आपका ऑर्डर 1 CPC डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज ऑफ द सूट
वो क्या बताता है आपको? वो ये बताता है कि हर वो शख्स जिसका उस सूट में जरा सा भी इंटरेस्ट है उसको आप पार्टी बनाएंगे। आपने स्टे ले तो लिया है, स्टे दर्ज कहां करवाना है आपने? जिस अथॉरिटी के पास स्टे दर्ज करवाना है उसको भी तो पार्टी बनाना है, ताकि उसके नाम पर भी वो चीज जाए कि भाई ये स्टे दर्ज, स्टे लेना कुछ नहीं है, स्टे लेके स्टे को दर्ज करवाना ही असल चीज है। तो आपने क्या किया? उसको भी पार्टी बनवाया। पटवारी से रिलीफ चाहिए, उसको भी पार्टी बनाए। हर उस शख्स को पार्टी आपने डिफेंडेंट में रखना है जिससे आपको क्या है, कोई ना कोई रिलीफ चाहिए, कोई ना कोई इंटरेस्ट चाहिए। तो जब ये आपने सब कुछ कर लिया, ये करने के बाद साथ आपने ऑर्डर 39 रूल 12 की एप्लीकेशन लगा दी, तो इस जिस आपके दावे के साथ ऑर्डर 39 रूल 12 की एप्लीकेशन लगी होगी, वो दावा ऑन द वेरी फर्स्ट डे कॉल अपॉन किया जाएगा। छुट्टी के वक्त आपको बुला लिया जाएगा, हाँ जी बताया स्टे के ऊपर आर्ग्यू करें। तो वहां पे एक शॉर्ट सा आर्ग्यूमेंट होगा और उसके बाद आपको क्या चीज़ मिल जाएगी? उसके बाद आपको वो स्टे ऑलमोस्ट मिल जाता है। अब स्टे मिल गया, क्या काफ़ी हो गया? नहीं, अब आपने उसकी कॉपी बनवानी है और कॉपी बनवा के असल चीज़ है स्टे को लगवाना। ये स्टे लगवाना क्या होता है कि आप उस रेलेवेंट रेवेन्यू अथॉरिटी के पास जाकर उसको बताएं जनाब ये स्टे मुझे मिल चुका है, अब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर स्टे इसका लगाएं ताकि ये बंदा इस प्रॉपर्टी को किसी और को अलाइनेट ना कर सके, डिस्पोज ऑफ ना कर सके। अब जाकर बात आपकी क्या हो गई? मुकम्मल होगी। अब जब उसके प्रॉपर्टी के ऊपर स्टे लगा, उसका काम रुका, अब वो अदालत में आएगा और आपके मैटर में जवाब देने के लिए फौरन वो पहुंचेगा। मेरे ख्याल में टाइम 5 मिनट है, इसको इन शॉर्ट करते हैं, फिर कभी टाइम मिला तो इंशाल्लाह इसको डिटेल में ले जाएंगे। इन शॉर्ट चले अभी बिल्कुल यही वाली इसी चीज़ को सादा सादा देखते हैं, हाँ ना करते हैं। दावा फाइल किया, अगर स्टे चाहिए तो ऑर्डर 39 रूल 12 लगाना है, अगर नहीं लगाएंगे तो स्टे ग्रांट नहीं किया जाएगा। लगा लिया जनाब हमने, अदालत के पास चले गए, स्टे दिया या नहीं दिया अलग हो गया। दावे के बाद अब यहां पे क्या हुआ? आपने फाइल किया सीनियर सिविल जज के नाम, उसने मार्क कर दिया, किसके पास मार्क कर दिया उसने? एडमिनिस्ट्रेटिव जज। आप यहां पर जो सर्कल देखेंगे, पहला सर्कल है ये, इसका एक स्क्वायर मैंने बनाया है, ये है कि आपने फाइल किया बिफोर द सीनियर सिविल जज। दूसरा स्क्वायर ये कहता है, ये प्री ट्रायल प्रोसीडिंग का स्क्वायर है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव जज कंडक्ट करेगा। ऑर्डर 4A हाई कोर्ट ने अमेंड किया और एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स इंट्रोड्यूस करवा दिए गए। और एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स का बेसिक ऑब्जेक्ट ये है कि मेंटेनेबिलिटी ऑफ एनी सूट को देखना, कि अगर सूट मेंटेनेबल है तो फॉरवर्ड किया जाए, मेंटेनेबल नहीं है तो उसको फॉरवर्ड ना किया जाए। तो दावे के बाद आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज उस पर क्या करेगा? 3 काम है, या उसको एडमिट करेगा, या उसको रिटर्न करेगा, या उसको रिजेक्ट करेगा। होना इस स्टेज पे चाहिए, रिटर्न या रिजेक्ट होता नहीं है। जब डिफेंडेंट आता है और आकर वो कहता है कि ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती एज पर सेक्शन 21 एज सुन एज पॉसिबल, जब वो प्ली लेता है तो उस प्ली के ऊपर आगे जाके फर्दर आपका 710 711 की दरखास्तें आ जाती हैं। होना चाहिए कि अगर एक कोर्ट आपके पास आप प्लेंट फाइल करते हैं तो वो उसको एग्जामिन करे, अगर वो मेंटेनेबल नहीं है तो उसी जगह पर उसको क्या कर दे, वो रिटर्न या रिजेक्ट कर दे कि मेरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती। लेकिन प्रैक्टिस में ऐसी चीज़ नहीं होती। दावा हो गया, फौरन ही अगला स्टेप होता है कि जी ठीक है समन जारी करवाएं। अब ऑर्डर 9 की तरफ चले जाए फौरन। ऑर्डर 9 क्या कहता है जनाब? ऑर्डर 9 ये कहता है कि जब भी कोई दावा फाइल होगा तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्लेंटिफ कि वो समन इशू करवाए, समन सर्व करवाए। उसके लिए आपने तलबाना जमा करवाना होता है। तलबाना कैसे जमा करवाना वो मैंने आपको बता दिया कि तलबाना कैसे जमा करवाते हैं, वो आपको पूरे का पूरा लेक्चर मिल जाएगा, वो देख लिया। आपने तलबाना जमा करवा दिया, समन जारी हो गया। समन जारी हो गया और डिफेंडेंट नहीं आया, एक बात। दूसरी बात, समन जारी ही नहीं हुआ और डिफेंडेंट नहीं आया। डिफेंडेंट नहीं आया किस वजह से? समन जारी नहीं हुआ इस वजह से, यह समन जारी हुआ और वो जानबूझकर नहीं आया इस वजह से। अगर समन जारी हुआ और डिफेंडेंट नहीं आया तो कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीड करेगी, जिसको कहते हैं एक तरफा कार्रवाई करना। अंडर ऑर्डर 9 रूल 6 एक्स पार्टी प्रोसीड करेगी और एक्स पार्टी प्रोसीड करने के बाद उस प्लेंटिफ को कहेगी ठीक है जी अपना एविडेंस लाएं, आप एक्स पार्टी शहादत रिकॉर्ड करें। ये प्रैक्टिस है, एक्स पार्टी शहादत रिकॉर्ड करें, क्योंकि लॉ कहता है द कोर्ट में प्रोसीड विदाउट रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। मे है ना, इसलिए अदालत मे की तरफ नहीं जाती, कहती नहीं आप एविडेंस लेकर आ जाए। एक्स पार्टी एविडेंस रिकॉर्ड कर लिया और अगर फिर भी डिफेंडेंट नहीं आता, एक्स पार्टी डिग्री पास कर दी अंडर ऑर्डर 9 रूल 6। अब जाकर डिफेंडेंट को पता चला मेरे खिलाफ तो क्या हो चुका है, डिग्री पास हो चुकी है, अब मैं क्या करूं? अब वो 9-13 की दरखास्त लगाएगा, ऑर्डर 9 रूल 13 टू सेट असाइड द एक्स पार्टी डिग्री और खोती बोर्ड तले। साल लगा के एक्स पार्टी डिग्री दी, उसने आके कहा कि जनाब ये था ये था ये था, मैं तो गाड़ी छड़ देता, फलां करता, ये करता, मैंने नोटिस नहीं मिले, समझ नहीं मिले, थोड़ा सा सर ऐसे, थोड़ा सा सर ऐसे। आपका 9-13 एडमिट
पिछली सारी प्रोसीडिंग खत्म। उसे कहा जाएगा चलो जी आए जी, अब क्या जमा करें आप अपना जवाब दावा, फिर वापस जीरो से स्टार्ट, जिसकी वजह से हमारा सिविल प्रोसीजर जो है वो इसमें डिले आ जाता है। लेकिन इस प्रोसीजर को साइड पे कैसे रखा, ये लेफ्ट प्रोसीजर जो यहाँ पर है, यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा हो कि जनाब इश्यूज ऑफ समन हो गया ऑर्डर 5 के तहत, और उसमें सबसे पहली चीज क्या है कि अगर वो पेश ना हो, किस वजह से पेश ना हो, अगर वो गलती थी प्लेंटिफ की तो फिर प्लेंटिफ के खिलाफ मुकदमा खारिज हो जाएगा, और अगर समन सर्व होने के बावजूद डिफेंडेंट नहीं आता तो एक्स पार्टी डिग्री हो जाएगी। एक्स पार्टी डिग्री के खिलाफ जो रेमेडी है वो कौन सी रेमेडी है, वो आपके पास रेमेडी है ऑर्डर 9 रूल 13 टू सेट असाइड द एक्स पार्टी डिग्री। ये है ना आने की सूरत में। आ गया, अब बिल्कुल आसान करते हैं। सूट फाइल किया, समन जारी हुआ, अब समन जारी हुआ, अमेंडमेंट आ गई है। अमेंडमेंट क्या आ गई है कि अब साइमल्टेनियसली का लफ्ज आ गया कि ऑन द वेरी फर्स्ट हियरिंग कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट साइमल्टेनियसली सब कुछ करेगा। सब कुछ करेगा क्या मतलब है, समन भी जारी करेगा पर्सनल सर्विस के लिए तामीली के जरिए से। कभी भी तमीली खुद नहीं जाएगा, जब तक आप उसको जाकर कुछ देंगे नहीं तब तक वो जाएगा। ये चीज़ें ख़त्म करनी है हमने, कि ऐसा क्यों है, चल रहा है, चलता रहेगा जब तक हम इसको ख़त्म करने की कोशिश नहीं करेंगे। खैर तामीली, उसके बाद थ्रू पोस्ट, उसके बाद व्हाट्सएप, ये सारा कुछ अमेंडमेंट में आ गया। और लफ्ज़ क्या है, साइमल्टेनियसली, साथ ही अखबार इश्तिहार हो गया। पहले क्या होता था, पहले ये होता था समन जारी हो गया नहीं आया, दूसरा समन जारी हो गया नहीं आया, तीसरा समन जारी हो गया नहीं आया। जबकि मैं दूसरी साइड का वकील हूँ, मुझे पता है कि समन जारी हो रहे हैं, मैंने अपने क्लाइंट को चुप करके काने तेल पाला आप देख लांगे, खर्चा होने दे थोड़ा जहा, धक्के खा लैन दे थोड़ा जहा, ना दूजे वकील का थोड़ा खर्चा भी बन लैन दे। खर्चा बनता बनता कहाँ तक पहुँच गया, अखबार इश्तिहार। जब अखबार इश्तिहार हुआ और अदालत एक तरफा की तरफ जाने लगी, जाके दरखास्त दे दी कि जनाब मैंने तो पता ही होने लगा थ्रू अखबार इश्तिहार। अदालत ने कहा जी बिस्मिल्लाह, जी शुरू करी, फिर जीरो तो काम, फिर जीरो तो स्टार्ट। ये हमारा सिविल प्रोसीजर है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये प्रोसीजर ये 1908 में अंग्रेज साहब बहादुर ने इसलिए दिया था कि भाई ये जो लोग हैं इनको मुकदमों में ऐसे इन्वॉल्व करो कि ये इसी मुकदमे में यूं और यूं ऐसे चलते रह जाएं और उसके बाद किधर दाएं बाएं देखे ही ना। और आज भी हमारे ऊपर वाले यही चाहते हैं कि मुकदमों में यूं यूं होते रह जाएं, दाएं बाएं देखे ना। खैर हम इसको उस तरफ नहीं लेकर जाते कि ये क्या क्यों कैसे है, हम प्रोसीजर को वापस लेकर आ जाते हैं। सादी सादी बात में क्या चीज़ होगी जनाब, मुकदमा फाइल हो गया, समन जारी हो गए और डिफेंडर को लेके आ जाते, डिफेंडर साहब तशरीफ ले आए, 30 डेज का टाइम होगा टू फाइल द रिटर्न स्टेटमेंट। उसने रिटर्न स्टेटमेंट दे दी। अब क्या हुआ, अब असल बात हमारी स्टार्ट होगी। जब रिटर्न स्टेटमेंट दी तो यहाँ पे आपने एक प्लेंट और एक रिटर्न स्टेटमेंट देखनी है। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि मैंने मेरे पेज पे भी होगा और उसमें एक लेक्चर भी अपलोड होगा। एक साइड पे मैंने प्लेंट लिखी और एक साइड पे रिटर्न स्टेटमेंट लिखकर हर फैक्ट को आपस में कोरिलेट किया है कि जवाब कैसे होता है। कुछ फैक्ट्स एडमिट होते हैं, कुछ डिनाई होते हैं, कुछ पार्शली एडमिट और पार्शली डिनाई होते हैं। अब एक बंदे ने कहा एग्रीमेंट हुआ, दूसरे ने कहा जी बिल्कुल हुआ एडमिट, तो कानून शहादत ऑर्डर कहते हैं एडमिटेड फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, साइड पे कर दो, इशू फ्रेम नहीं होगा। उसने कहा जी 10 लाख रुपए देने हैं, दूसरे ने कहा जी बिल्कुल 10 लाख रुपए देने हैं, एडमिटेड फैक्ट नीड्स नॉट टू बी प्रूव्ड। यहाँ पे किस्सा नहीं चला। उसने कहा जी इसने 10 लाख नहीं दिए, वो कहता है मैंने दे दिए। पहला कंफ्लिक्ट आ गया। व्हेन द फैक्ट इज एलेज्ड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय द अदर, यहाँ पे इशू फ्रेम हो गया। मुकदमा जैसे आपका क्रिमिनल केस है, कहाँ से चलना है, फर्द जुर्म आयद करने से, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से। सिविल सूट कहाँ से स्टार्ट होना है आपका, सिविल सूट आपका स्टार्ट होना फ्रेमिंग ऑफ इशू। आखिर इशू क्या है, ये कहता है ऐसा है, वो कहता है ऐसा है। जो मैटर एक पार्टी अलेज करे और दूसरी क्या करे, उसको डिनाई करे, उसकी बेस पे क्या फाइल किया जाता है, इशू। ऑर्डर 14 है। अब इशू आपका आ गया। अब इशू फ्रेम करने तक का काम था एडमिनिस्ट्रेटिव जज का। इशू फ्रेम करने के बाद उसने कहा भाई साहब ए थोड़ा मसला है, जाओ फलां डेट को फलां ट्रायल जज के पास चले जाना और लिस्ट ऑफ विटनेस साहब जरूर ले जाना, क्योंकि गवाहान ने कब आना है, गवाहान ने आना है फ्रेमिंग ऑफ इशू के बाद। और फ्रेमिंग ऑफ इशू कभी आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको कुछ लफ्ज लिखे होंगे, OPP, OPF, ये क्या है, वहां पे क्या लिखा हुआ है, वो बताता है कि ये जो आपका ओनर्स ऑफ प्रूफ है, बर्डन ऑफ प्रूफ है, वो प्लेंटिफ ने इसको साबित करना है या डिफेंडेंट ने। जिस इशू को प्लेंटिफ ने साबित करना है प्लेंटिफ गवाह लाएगा, जिस इशू को डिफेंडेंट ने साबित करना है उसका गवाह कौन लाएगा, डिफेंडेंट। ऐसा हरगिज नहीं है कि प्लेंटिफ ही गवाह लाएगा। आर्टिकल 118 कानून शहादत आर्डर कहता है जिसको नुकसान होगा गवाह वो लाएगा। जो चाहता है कि अदालत उसके हक में फैसला दे गवाह वो लाएगा। वहां पे इश्यूज में डिसाइड हुआ कि ये इशू आपने साबित करना और ये इशू साबित करना है आपने। उस इशू की बेस पर हम क्या लेकर आएंगे, अपने गवाह लेकर आएंगे। अब जो नई अमेंडमेंट कहती है वो कहती है 90 डेज के अंदर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस होना चाहिए। लेकिन यही वो स्टेज है जहां पर 4, 5, 6, 7, 8 साल भी लग जाते हैं। एक दिन वकील साहब छुट्टी दे, एक दिन अदालत की छुट्टी, एक दिन जज साहब की छुट्टी, एक दिन हड़ताल, एक दिन ईद की छुट्टी, सरकारी छुट्टी,
मिला मिलू के साल में एक एविडेंस रिकॉर्ड होता है, और रिकॉर्ड हो के एविडेंस पूरा होने ही लगता है कि एडिशनल एविडेंस की क्या आ जाती है, दरखास्त। अब असूल क्या है, जब भी कोई दरखास्त आएगी लाजमी तौर पर दूसरी पार्टी को बताया जाएगा, फिर वो उसका जवाब देगा, फिर उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट होगा, और फिर उसके ऊपर एक इंटरलोकेटरी ऑर्डर पास किया जाएगा। और अगर आप उस ऑर्डर से पसंद नहीं, क्योंकि हम मुकदमों की फीस दो तरह से लेते हैं सिविल केसेस में, एक मुकदमा करन दी और एक मुकदमा डिले करन दी। तो जब डिले करने की फीस ली होती है तो फिर क्या होता है कि हर जगह पे इशू फ्रेम हुए, नहीं जी 14/5 की है कि अमेंडमेंट ऑफ इशू, अल्टरेशन ऑफ इशू, दरखास्त दे दी, सिविल कोर्ट ने नहीं किया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने नहीं किया तो कहाँ चले गए, हाई कोर्ट, साथ साथ दरखास्त भी लगाते चले गए टू स्टे द प्रोसीडिंग एट द लोअर कोर्ट। अब अमेंडमेंट कहती है कि जो मर्जी हो, नीचे वाली अदालत की प्रोसीडिंग स्टे नहीं होगी, पर फिर भी हो जाती है। फिर अगर मेरे जैसे बंदा जाएगा तो नहीं होगी, फिर इधर में से किसी को लेके जाएंगे तो हो जाएगी। आप लोग बेहतर जानते हैं ना, अभी थोड़ा सा यहाँ पर यही तो सिखाने बैठे हैं कि ऐसा नहीं है, अगर आप तैयारी से आएंगे और इधर अहमद कयूम खड़े होंगे तो आप उनको भी हरा के आ सकते हैं, यही पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल आपने इनकी बातों में नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप तैयारी के साथ जाएंगे तो आप अहमद को भी हरा के आएंगे, बिल्कुल कहाँ तक पहुँच के, जब एविडेंस रिकॉर्ड करने तक पहुँच के एविडेंस रिकॉर्ड हो गया। अब एविडेंस जब रिकॉर्ड होगा, दो किस्म की शहादत है, आपने कानूनी शहादत आर्डर में पढ़ा होगा, एक होती है आपकी दस्तावेजी शहादत और एक होती है जुबानी शहादत, ओरल और आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। पहले आप ओरल एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, अपना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे, फिर एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी कि प्लेंटिफ साइड को डेफिनेटली जो है पहले आपका एविडेंस रिकॉर्ड करवाता है प्लेंटिफ। अब क्या ये प्लेंटिफ ही पहले रिकॉर्ड कराएगा या डिफेंडेंट रिकॉर्ड करवाएगा, ये रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस कानूनी शहादत ऑर्डर बताता है। कानूनी शहादत ऑर्डर क्या बताता है, कहता है कि जी अगर कोई खास प्रोसीजर नहीं है तो सबसे पहले क्या होगा, प्लेंटिफ साइड आ जाए, प्रोसीजर में डिफाइन होगा, और हमारा प्रोसीजर यही है कि पहले प्लेंटिफ अपना एविडेंस रिकॉर्ड करवाता है और वो फिर एक एविडेंस की क्लोजिंग स्टेटमेंट देता है, मैंने मजीद एविडेंस रिकॉर्ड नहीं करवाना, तो कोर्ट चली जाती है किसकी तरफ, डिफेंडेंट। ठीक, कोर्ट किसकी तरफ चली जाती है जनाब, डिफेंडेंट की तरफ, और डिफेंडेंट क्या करता है, अपना एविडेंस आके रिकॉर्ड करवा देता है। दोनों साइड का एविडेंस रिकॉर्ड हो गया, एविडेंस क्लोज हो गया, अगला स्टेप आ गया फाइनल आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पे फाइनल आर्ग्यूमेंट के लिए 20 डेज का जो नहीं अमेंडमेंट है 21 डेज का टाइम है, कि अगर हम इसको सीक्वेंस में लेकर चलें, वापस आ जाए जल्दी जल्दी, उसमें क्या चीज़ है, सबसे पहले आपने सूट फाइल करना है और उसके बाद जो टाइम है 15 दिन का टाइम है कि जो समन इशू होने का टाइम है, उसमें साइमल्टेनियसली सारा काम एक साथ कर दिए ताकि ये ना हो कि पहला समन, दूसरा समन, तीसरा समन, फिर अखबार इश्तिहार, फिर ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ क्या करें, इकट्ठा करें। साइमल्टेनियसली का लफ्ज़ आ गया, 15 दिन में एक ये प्रोसेस किया, नहीं हुआ, फिर दूसरा प्रोसेस किया, आप अगले स्टेप की तरफ चले गए। फाइलिंग ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट का टाइम कितना है, 30 डेज। तो 30 डेज समन का टाइम और 30 डेज किसका टाइम हो गया, रिटर्न स्टेटमेंट का। कितना हो गया, 30 और 30 60 डेज हो गया। उसके बाद 7 डेज का टाइम है फ्रेमिंग ऑफ इशू का। इशू फ्रेम होने के बाद 7 डेज टाइम है अगर किसी को कोई मसला है तो इशू को अमेंड करवाने का। इस्लामाबाद में अमेंडमेंट आ गई कि इशू आप प्रपोज करेंगे, यूके बेस्ड ये अमेंडमेंट है कि जो प्लेंटिफ डिफेंडेंट वो खुद इशू प्रपोज करते हैं कि हमारा ये मसला है, क्योंकि बाज़ औक़ात असल चीज़ वहाँ पे वो फ्रेम होती नहीं है। तो इशू फ्रेम हो गया आपके 7 और 7 कितने दिन हो गए, 15 डेज हो गए, 2.5 मंथ हो गया। आगे आगे हम रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एज पर लॉ 90 डेज है। अब इस 90 डेज में कोर्ट के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है, इसको कम करने के लिए एक चीज़ की गई थी, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस थी, बट वो प्रैक्टिस बन नहीं सकी, उस पर एतराज़ात लगे। वो ये था कि एविडेंस को आप कमीशन के थ्रू रिकॉर्ड करवाएं। एक तो कमीशन अंडर सेक्शन 75 पॉइंट होता है, वो तो आपकी जो प्रोसीडिंग है अगर कभी ज़रूरत हो, वो एक्सीडेंटल प्रोसीडिंग है, इंसिडेंटल प्रोसीडिंग है कि अगर कभी कोई बीमार हो जाए, कोई XYZ ऐसा हो जाए मैटर, तो वहाँ पे जाके आप कोई लोकल इंस्पेक्शन के लिए किसी और काम के लिए आप कमीशन जारी करवाएं। अमेंडमेंट ये कहती थी कि जब एक कोर्ट इशू फ्रेम करता है, इशू फ्रेम करने के बाद वो एविडेंस रिकॉर्डिंग स्टेज पे जाता है, तो इस टाइम को कट करने के लिए वो आपका, क्योंकि एविडेंस में होता क्या है, सिर्फ लिखा ही जाता है, वो बोलता है और जज क्या करता है, लिखता है। तो ये काम किसी कमीशन के थ्रू करवा लें कि जो इस एविडेंस को क्या करे, रिकॉर्ड करे। अमेंडमेंट मौजूद है, अब वो उसको डे टू डे बेस पे रिकॉर्ड करके जज साहब के सामने पेश कर दे। आर्ग्यूमेंट किसके सामने हो जाएंगे, फाइनल जज साहब के सामने। तो 90 डेज में आपका एविडेंस रिकॉर्ड हो सकता है। 90 डेज एविडेंस की रिकॉर्डिंग का टाइम है, तो ऑलमोस्ट 5.5 मंथ हो गए। 21 डेज उसके बाद फर्दर है आपका फाइनल आर्ग्यूमेंट, और फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद 21 डेज के अंदर उसने क्या करनी है, कोर्ट ने अपनी जजमेंट पास करनी है। तो फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद आ गई आपकी जजमेंट। जजमेंट के खिलाफ आप क्या कर सकते हैं, अपील, रिव्यू और रिवीजन। उसके बाद फर्दर क्या प्रोसेस होगा, आपका एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। अब मजीद अमेंडमेंट आ गई कि पहले एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए ऑर्डर 21 रूल 10 के तहत आपने एप्लीकेशन देनी थी कि जिसको एग्जीक्यूट किया जाए, और उसके लिए टाइम था 3 ईयर्स। अगर आप नहीं देते थे तो आपकी डिग्री लैप्स हो गई, खत्म हो गई। अब दोबारा रेस्ट जुडिकाटा भी लग गया, आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब नई अमेंडमेंट क्या कहती है कि जैसे कोई डिग्री पास होगी,
ऑटोमेटिकली इट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। अब आपको ऑर्डर 21 रूल 10 की दरखास्त देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर सिंपल इस प्रोसीजर को हम फिंगर टिप्स पर लाएं तो टोटल आपके स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपने क्या किया, कॉज ऑफ एक्शन हुआ, उसके बाद दावा फाइल किया। अगर कोई रिलीफ चाहिए स्टे ऑर्डर वगैरह की सूरत में तो अलग उसकी एप्लीकेशन हमने लगाई, लेकिन ये स्टे कौन सा था? इंटरम। जब डिफेंडेंट आएगा इसके ऊपर आर्ग्यू होगा तो फिर ये आपका स्टे क्या होगा? टेम्परेरी स्टे के तौर पर आपको वो ग्रांट किया जाएगा। उसके बाद क्या हो गया? स्टे के बाद आप चले गए जनाब, आपका दावा फाइल हो गया, समन जारी हो गए। उसके बाद अगर डिफेंडेंट नहीं आया तो एक्स पार्टी, अगर आ गया तो रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट के बाद फ्रेमिंग ऑफ इशू, फ्रेमिंग ऑफ इशू के बाद रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के बाद क्या हो गया? फाइनल आर्ग्यूमेंट, फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद क्या हो गया? पासिंग ऑफ फाइनल डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट, और उसके खिलाफ अपील, रिव्यू, रिवीजन, और उसके बाद एग्जीक्यूशन। ये टोटल आपका प्रोसेस। बहुत शुक्रिया सर लतीफ़ साहब। और इससे पहले कि मेरे पास जो हमारे अगले बहुत ही अजीम लेक्चर हमारे पास मौजूद हैं उनको मैं यहाँ पर रोस्टम पर बुलाऊँ, मैं सर उमर लतीफ़ के लिए जो है वो एक शेर कह